देखी हैं, वो जस्ट जो है इतना एक इशू है कि वो अपडेटेड नहीं। ओके, बाकी सारी चीजें जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट हुई हैं और ये काफी एक्सटेंसिव सा हमारा आज का टॉपिक है, बट मैं ट्राई करूंगा कुछ चीजें आपको करवा दूं जो मेन बाकी आप खुद वन लाइनर है, चीजें आपने खुद रीड आउट करनी है। ओके, जो एयरलाइंस में लार्जेस्ट एयरलाइन है वो पीआईए है और एयरपोर्ट जो लार्जेस्ट है वो कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची। ठीक है, तो ये चीजें, इनमें कोई कंसेप्ट नहीं है, ये चीजें एज इट इज बस ठीक है। विद 194.6 बिलियन डिपॉजिट्स, एचपीएल जिसको हम कहते हैं, वो लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है। इसका बराज सखर बैराज सिटी कराची विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन 9.9 मिलियन। कैनाल लॉयड बराज कैनाल, डैम तरबेला डैम, डेजर्ट थर। तो बताने का आपको मकसद ये है कि दीज आर जस्ट क्रैमिंग। ठीक है, ये क्रैमिंग करने वाली चीजें हैं। ठीक है, क्या आपको इंडस्ट्री पता हो कि कौन सी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, कौन सा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट है, कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सबसे स्टेशन सबसे बड़ा है। तो ये चीजें आपने एज इट इज याद करनी है, इनमें कोई कंसेप्ट नहीं है या कुछ समझाने वाली चीज नहीं है। इसी तरह आगे लार्जेस्ट इन पाकिस्तान लाइब्रेरी, माइन, मॉस्क, मोटरवे, म्यूजियम, न्यूज़पेपर। ठीक है, अब जंग न्यूज़पेपर उर्दू में और इंग्लिश में जो द न्यूज है वो लार्जेस्ट न्यूज़पेपर है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसको हम कैनप भी कहते हैं। उसके बाद आयल फील्ड पार्क रेडियो स्टेशन इस्लामाबाद में, और जो रेलवे स्टेशन है वो लाहौर। ऑप्शन एक चीज आप पढ़ के जाते हो, ऑप्शन में जब ये चीजें आती हैं इनमें कोई कंसेप्ट नहीं है, ये कोई तोड़ मोड़ के एग्जामिनर नहीं दे सकता, तो सामने चीज आया तो आइडिया हो जाता। ओके, उसके बाद टालेस्ट इन पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान एज अ टावर। ठीक है, फोर मीनार ऑफ शाह फैसल मास्क विद हाइट ऑफ 286 फीट ईच। ठीक है, उसके बाद माउंटेन पास वो दिया गया है, माउंटेन पीक K2 दी गई है। ठीक है, और इसकी फीट्स में हाइट दी गई है, वैसे मीटर्स में 8611 मीटर है, आपको बताया था। माउंटेन पासेस कौन कौन से हैं पाकिस्तान में। ठीक है, माउंटेन पासेस क्या होते हैं ये आपको पता ही है कि माउंटेन्स में से जो रास्ते होते हैं, ठीक है, जो कनेक्ट करते हैं दो एरियाज को आपस में, उसमें मुश्ताक पास, कराक्रम पास, खानकुन पास, जागर पास, किलिक पास, खंजराब पास, मिंटका पास और डोराक पास, और इस तरह ये सारे पास। ठीक है, और आपने बस इनको थोड़ा बहुत देख लेना है, सारे याद करने की मैं बार बार कह रहा हूं जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यही चीजें हैं। मेटालिक मिनरल्स तो कितने हैं पाकिस्तान में, नॉन मेटालिक मिनरल्स कितने हैं और कौन कौन से। आप कुछ जूम कर सकते हैं बच्चे का, इनमें कोई कंसेप्ट नहीं है। तो मैं आपको असल चीज की तरफ अब ले जाता हूं जो मैंने समझानी है, मेरा करने वाला है। ओके, अब थोड़ा सा मैं आपको पहले 1857 तक बताया था, 1857 से अबव बताया था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपको उससे पहले लेके चलता हूँ कि जो जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें इंपॉर्टेंट। महमूद गजनवी का दौर 977 से लेकर 1030 तक, ये मुस्लिम रूरल था ऑफ गजनी, who gained fame by raiding India on 17 times from 1000 to 1027 AD. On each occasion, he defeated Hindu kings and returned to Ghazni with enormous wealth. He is the person who brings Islam in subcontinent by capturing the Somnath. तो आपको महमूद गजनी के बारे में पता होना चाहिए कि कौन लाया था इस्लाम सब कॉन्टिनेंट में, महमूद गजनी लाया था। उसके बाद शेख अहमद सिरहिंदी, he was a Muslim saint and scholar who flourished during the reign of Akbar and Jahangir. He differed with atheist view, ठीक है, atheistic view, atheist जो उस टाइम के थे, of Sheikh Mubarak and his son Faizi and Abu Faizi. Jahangir imprisoned him for his religious activities but released him shortly afterwards. Sheikh Ahmad Sirhindi propounded the doctrine of Wahdatul Shahud, who successfully countered the Bakhti philosophy of Wahdatul Wujud. तो बेसिकली दो डॉक्ट्राइन्स चल रहे थे, एक वहादतुल शहूद था, एक वहादतुल वजूद था। ठीक है,
तो ये मुसलमानों के आपस में ही कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ कहते हैं कि वहदतुल वजूद के नजरिए पे जो है बिलोंग करने वाले हैं, कुछ वहदतुल शहूद के नजरिए से बिलोंग करने वाले हैं, ठीक है। और इस वजह से ये जो शेख अहमद सिरहंदी थे, ये सेंट थे, स्कॉलर थे, ठीक है। ये अकबर और जहांगीर के दौर में ये फ्लोरिश किए, ठीक है। इन्होंने नाम पाया, ये फेम उस टाइम इनके पास आई, ठीक है। और आया, फिर शाहजहां आया, फिर औरंगजेब आलमगीर आया, फिर बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर के बाद ही मुस्लिम स्टार डाउनफॉल स्टार्ट। और आपको ये भी बताता चलूं कि बहादुर शाह जफर ही उस टाइम रूलर था जब 1857 की इंडिपेंडेंस वार हुई थी, और इसको ही उन्होंने पकड़ लिया था और इसको जो है, मैंने आपको जजीरे बताए थे, ठीक है, उधर भेज दिया था, ठीक है। और उसके बाद ये इसको शिकस्त क्यों हुई थी, उसकी क्या इश्यूज क्या थे? इग्नोरेंस ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स, लैक ऑफ सॉलिडारिटी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स, नो लॉ ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब होता, नो लॉ ऑफ सक्सेशन, इसका मतलब ये होता है कि उस वक्त ये एम्पायर इस तरह चलती थी, इस तरह कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, हिंदुस्तान में कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था, जो रूलर होता था वही चलता था, हत्ता कि उसको डिफीट होती थी, कोई और डिफीट करता था तो उसको जाना पड़ता था, वरना वही रूलर जो है वो एग्जिस्ट करता था। या अगर वो डेथ उसकी हो जाती थी तो फिर एक उसी फैमिली से कोई नया रूलर आ जाता था, तो ये इशू होता था। तो इस वजह से सक्सेशन का कोई लॉ नहीं था। सक्सेशन का मतलब होता है कि एक जाए तो दूसरा आए, उसका कोई लॉ हो, किसी लॉ के तहत आए। वीकनेस ऑफ करेक्टर, करेक्टर इनका अच्छा नहीं था। एजुकेशनल डेक्लाइन, एजुकेशन तो बिल्कुल थी ही नहीं, मिलिट्री भी नहीं थी, मिलिट्री वीकनेस थी, और नो नेवल फोर्स। नेवल फोर्स वो दिया जो हमारी वाटरी बॉडीज में, जो हमारी समुद्रों में और इस तरह की वाटरी बॉडीज में हमारी हिफाजत करती है, ठीक है। तो नेवल फोर्स भी इनके पास नहीं थी। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, हमने ब्रिटिश रूल के बारे में अच्छा खासा पढ़ा, लेकिन ब्रिटिश रूल आया कैसे, ये एक यकदम नहीं आया, ये एक बड़ी स्टार्ट से एक उनकी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद कि उनका रूल आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो गया, उन्होंने इन्वेट करना, अपना कॉलोनियल इरा फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, यानी ग्राउंड टू एस्टैब्लिश itself permanently on the subcontinent since 1600 AD। मैंने आपको बताया कि वो पहले से 2 सदियां पहले से वो अपने ग्राउंड्स बना रहे थे, वो अपने आप को एस्टैब्लिश करें। The other European colonialist powers had lost their will to keep themselves involved with English because of their superiority on the seas। अब बेसिकली सुपीरियर थे ये सीज पे, ठीक है। तो इस वजह से मैंने आपको बताया कि वाटरी बॉडीज पे अब जब उन्होंने देखा कि ये बेसिकली इनका तो कोई ना एजुकेशन के लिहाज से ठीक है, ना इनकी मिलिट्री वैसे बहुत वीक है, नेवल फोर्स इनके पास है नहीं, उसके अलावा इनका करेक्टर लेस लोग हैं, इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई सक्सेशन का लॉ नहीं है, तो उनको इन सारी चीजों का, जब वो इधर रहे तो उनको इन चीजों का पता चल गया। और इस फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में एक जिहाद मूवमेंट स्टार्ट की। जिहाद क्या होता है? काफिरों के खिलाफ जिहाद होता है हमेशा। This movement aimed at taking back control of India from the British। अब ब्रिटिश बेसिकली तो गैर मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, ठीक है। और सिख और गैर मुस्लिम जो ब्रिटिश थे उनसे जो रूलिंग थी वो वापस लेनी थी, ठीक है। तो जिहाद भी मैंने आपको पहले करवाया हो। और इलामा इकबाल का क्या व्यू था, हम थोड़ा ये पढ़ लेते हैं। इंडिया इज द कॉन्टिनेंट ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रेसेस, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड प्रोफेसिंग क्या थी थोड़े, बल्कि मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कन्वीन अ कन्वेंशन ऑफ उलेमा फ्रॉम 21 to 24 जनवरी 1951 एट कराची, ठीक है। 21 to 24 जनवरी 1951 को उलेमा का एक कन्वेंशन बुलाया पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने। अब इनमें 31 मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स जो थे, तमाम सेक्ट से उनका तल्लुक था, उन्होंने ये कन्वेंशन अटेंड किया और उलेमा जो हैं 22 पॉइंट्स पे एग्री हुए, और उनमें कुछ पॉइंट्स थे। एक ये है कि डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज, रेडक्लिफ अवार्ड। रेडक्लिफ का जो अवार्ड था मैंने आपको पढ़ाया था, तो जिसमें बेसिकली वो सेपरेट करता था हिंदू टेरिटरीज को और मुस्लिम टेरिटरीज को। कांग्रेस रिएक्शन, अपरूटिंग ऑफ मुस्लिम इन पंजाब में मुस्लिम्स का, ठीक है।
और फिर मैंने आपको मुजीबुर रहमान का एजेंडा ऑफ 6 पॉइंट्स वो भी पढ़ाए थे ड्यूरिंग माय लेक्चर। लियाकत नेहरू पैक्ट जो है 1950 का, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। आपने ये याद रखना है जैसे लियाकत अली खान और नेहरू ने एक पैक्ट साइन किया था ऑन 8 अप्रैल 1950 दिल्ली में, ठीक है। इस एग्रीमेंट के मुताबिक दोनों जो कंट्रीज हैं वो माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगी और उसको प्रोपेगेंडा जो एक दूसरे के खिलाफ माइनॉरिटीज कर रही हैं या जो रिलीजियस प्रोपेगेंडा स्टार्ट हुआ था, आपको मैंने बताया था कराची में रियट्स स्टार्ट हो गए थे, तो उनको जो है सही करने के लिए एक लियाकत नेहरू पैक्ट साइन किया गया था 8 अप्रैल 1950 को। शिमला अकॉर्ड, ठीक है, 1971 में, ठीक है, एक शिमला के मकाम पे एक अकॉर्ड हुआ था, एक एग्रीमेंट था पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, बेसिकली ऑन द इशू ऑफ बांग्लादेश। तो लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान की बहुत सारी लैंग्वेज अबाउट 31। अब ये अगले दिन बच्चे ने क्वेश्चन किया था, मैंने उस वक्त भी ऑलमोस्ट लैंग्वेज की रेशियो बताई थी, बट ऑलमोस्ट 31 डिस्टिंक्ट क्लास है, तो वो गिवन है। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक बना, सेकंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक बना, थर्ड 5 ईयर प्लान कब से कब तक बना, और जितने टोटल कितने 5 ईयर प्लान। अब मैं 5 ईयर प्लान के बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूं, एक नया कंसेप्ट। 5 ईयर प्लान एक हुकूमत बनाती थी 5 सालों के लिए कि हमने 5 सालों का एक हदफ मुकर्रर करना है, हम पाकिस्तान में क्या क्या चेंजिंग्स लाएंगे। ये एक बड़ा सक्सेसफुल काम रहा, ठीक है, ये पाकिस्तान को में काफी ज्यादा इसने डेवलपमेंट की, बट ड्यू टू पॉलिटिकल कौन से हैं, NWFP में कौन से हैं, बलूचिस्तान में कौन से, ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको चीजों का पता होना चाहिए, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। उसके बाद पोस्ट पार्टीशन मैंने आपको बेसिकली आफ्टर 1947 सारा पॉलिटिकल सिनेरियो बताया हो, ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड, थोड़ा सा एंटोलेनर। अब मैं आपको इधर एक चीज थी, अगले दिन एक बच्चे ने क्वेश्चन भी किया था एरिया पाकिस्तान के बारे में। अच्छा, आपको मैंने बताया हुआ था 803,940 किलोमीटर एरिया स्क्वायर। अच्छा, वो एरिया जो है वो है इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान एंड आजाद कश्मीर, ओके, एंड एरिया ऑफ पाकिस्तान एक्सक्लूडिंग आजाद कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान, ये चीज बड़ी क्लियर लिखी हुई है, वो है 796,096 स्क्वायर किलोमीटर। But these are our princely states and we consider them as a part of Pakistan, then the right option will be 803,940, ठीक है। अगर वो चीज मेंशन करेगा एरिया ऑफ पाकिस्तान एक्सक्लूडिंग princely states are excluding Gilgit Baltistan and Azad Kashmir, then the right option will be 796,096 square kilometer. But if he asks the total area of Pakistan, then he means that total area of Pakistan including Gilgit Baltistan and the Azad Kashmir, then the answer will be 803,940 square kilometer, okay। तो ये चीज मैंने आपको थोड़ी क्लियर करनी थी, आई होप कि आप क्लियर हो गई, क्लियर है जी ये पॉइंट। अब टाइम भी मीटिंग का कम रह गया है, पता नहीं कौन सा स्टूडेंट ज्वाइन कर ले। रेडक्लिफ अवार्ड बेसिकली तो ये था कि जो रेडक्लिफ ने बेसिकली पार्टीशन करवाई थी, हमारे सर साइरन रेडक्लिफ नाम था उनका लाया था, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो था उसने बेसिकली प्लान ये जो मुरतब किया था, ठीक है, इसको 3 जून प्लान भी कहते हैं और माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। उसके बाद पाकिस्तान की जब पाकिस्तान बना था तो उसकी पॉपुलेशन थी 32 मिलियन। First head of the state to visit Pakistan in 47 was Amir of Kuwait. कुवैत का अमीर था जिसने पाकिस्तान विजिट किया था आफ्टर इट्स क्रिएशन। और आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान को सबसे पहले एक्सेप्ट इस कंट्री ने किया था वो था ईरान, ओके। और उसके बाद अपोजिशन पार्टी कौन सी थी पाकिस्तान की, जिन्ना अवामी लीग, इट वाज फाउंडेड बाय अब्दुल हमीद बशवानी in 1950,
ये आफ्टर जो है कायद आजम की डेथ के बाद, ठीक है, तो ये बेसिकली एक अपोजिशन स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बनी थी, पार्लियामेंट बना था, उसमें अपोजिशन में भी दायरा बैठना था, अपोजिशन में कुछ लोगों ने करनी थी, कुछ ऐसे भी अपोजिशन मेंबर्स होते हैं जिन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसी से इख्तलाफ करना हो। उसके बाद म्यूजिक किसने कंपोज किया और नेशनल एंथम किसने राइट किया? हफीज जलंधरी, ठीक है, तो ये आपको नाम कम से कम पता होना चाहिए कि किसने नेशनल एंथम जो है वो राइट किया था। उसके बाद कायद आजम चौधरी खलीकुज्जमान, ठीक है, और ये एक इम्पोर्टेंट था इसमें। उसके बाद जो नेशनल एंथम के बारे में ये इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद जो किसने फर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट जिसने पाकिस्तान का विजिट किया था इन 1947, वो अमीर आब कुवैत, तो ये चीजें इसमें इम्पोर्टेंट है। और थर्ड 1947 के बारे में तो आपको मैं अच्छे से बता चुका हूँ पहले। उसके बाद फर्स्ट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो कब इलेक्ट हुई थी? अगस्त 11 1947, ठीक है, और जो 27 अगस्त 1947 को क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने एडमिट कर लिया गया था एज अ मेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन। ओके, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। तो आपको मैं इम्पोर्टेंट कराची वाज एस्टैब्लिश्ड अगस्त 15 1947। ओके, एंड उस टाइम जो फर्स्ट टाइम अनाउंस्ड इन इंग्लिश, दिस इज पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, मिस्टर जहूर अजहर। ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और उसके बाद who first time announced in Urdu, this is Pakistan Broadcasting Service at the time of creation of Pakistan, तो ये गुलाम मुस्तफा हमदानी, ये पाकिस्तान है, ठीक है, तो वो था मिस्टर जहूर अजहर, और जिसने उर्दू में कहा था पाकिस्तान बनने के बाद, उसका नाम था गुलाम मुस्तफा हमदानी। ओके, ये दो चीजें इसमें काफी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड देन वी मूव नेक्स्ट। उसके बाद what is the estimated number of people who migrated on the partition of India in 1947? 85 lakh. तो ये estimate ही है just, but we cannot say anything factual about it. Okay? और RSS का क्या मतलब है? RSS एक basically जो एजेंसी है इसकी इंडिया, उसका स्टैंड फॉर क्या है ये आपने याद करना है, ठीक है। उसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो पाकिस्तान के कितने मेंबर्स थे। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, ठीक है, उसके मेंबर्स कितने थे, उनकी तादाद आपको पता होनी चाहिए, 79। ओके, तो ये आपने थोड़ी बहुत अपने पास चीजें नोट करते जाना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं बट नॉट सो फार। ओके, ये आपने मस्ट करनी है। और किसने मोहम्मद अली जिन्ना का ओथ लिया था? तो चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट थे, जस्टिस अब्दुल रशीद। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहम्मद अली जिन्ना का ओथ किसने लिया था, क्योंकि उससे पहले तो गवर्नर भी नहीं था, कोई प्राइम मिनिस्टर भी नहीं था, तो किसने ओथ लिया था? जस्टिस अब्दुल रशीद, ठीक है। और लियाकत अली खान का किसने ओथ लिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, because he was the Governor General of Pakistan. Okay, then is the important कि commodity जो चीज important है वो है कि who was the first US ambassador पाकिस्तान को जिसने तस्लीम किया था वो था ईरान, और उसने डिप्लोमेटिक रिलेशंस कब बना लिए थे? 22 अगस्त 1947, राइट आफ्टर 8 days of creation of पाकिस्तान। ओके, उसके बाद ये जो स्लाइड है कि कैबिनेट के पाकिस्तान की जो फर्स्ट कैबिनेट थी उसके कितने मेंबर्स थे? 7। और उसने कब हलफ लिया था? 15 अगस्त 1947 को। ये चीज हम आगे भी डिस्कस कर चुके हैं कि कब उन्होंने हल्फ लिया था, ठीक है। और बाकी चीजें इतनी खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि
Urdu restarted its publication from Karachi on October 15, 1947 as Pakistan's first national daily in Urdu. पाकिस्तान के क्रिएशन के बाद उर्दू में जो न्यूज़पेपर छपना स्टार्ट हुए थे वो कब हुए थे? 15 अक्टूबर 1947 को। ओके, तो ये चीजें आपको जनरल पता होनी चाहिए। देन जो है सरदार अब्दुल नशर के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे गवर्नर भी रहे हैं पंजाब के। हैड द पोर्टफोलियो ऑफ कम्युनिकेशन इन द फर्स्ट कैबिनेट। फर्स्ट कैबिनेट में ये कम्युनिकेशन का पोर्टफोलियो उनके पास था, मवासला जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पास हुई 7 मार्च 1949 बाय लियाकत अली खान। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद माउंटबेटन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान को कब एड्रेस किया? लॉर्ड माउंटबेटन जो उस वक्त का वायसराय था, आपको पता है 14 अगस्त 1947 को उसने एड्रेस किया था, ठीक है। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर्ड उर्दू एंड बंगाली एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑन 3 जनवरी 1954। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो उर्दू और बंगाली दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे डिक्लेयर करना कब डिक्लेयर हुई थी? 3 जनवरी 1954 को, ठीक है। उस वक्त एक तनाज़ा स्टार्ट हो गया था बेसिकली लैंग्वेजेस के बारे में। और पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ यूएनओ। जी भी हम पहले पढ़ चुके हैं, बट अगेन थे और कितने उलमा थे इस वक्त? मैंने पहले भी आपको बताया 31 उलमा थे, ठीक है। 24 जनवरी 1951 को इनका एक वहां पे मीटिंग हुई थी। ओके, तो ये चीजें आपको मैंने ट्राई किया कि पहले ही बताया है कि आप 9 टोटल प्लान्स हैं और फर्स्ट लॉन्च होता है 19। उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट मार्शल लॉ कब लगा, सेकंड मार्शल लॉ कब लगा, थर्ड मार्शल लॉ कब लगा। तो ये चीजें हमने पहले भी पढ़ ली हैं कि कब कब लगा और किस किसने लगाया। ये आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ऑलमोस्ट चीजें वही हैं, बट वन लाइनर है, थोड़ी आपको आसानी होगी दोबारा इनको रिवाइज करते हुए ऑन द डे ऑफ पेपर। ओके, उसके बाद एजुकेशन इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्रीज की नेशनलाइजेशन कब हुई? 1972। इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है। एंड देन डी नेशनलाइजेशन कब हुई बैंक्स की? वो जनवरी 9 1991 की, और फर्स्ट हुई एमसीबी। अब नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है और डी नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डी नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि प्राइवेटाइजेशन कर, डी नेशनलाइज किया, ठीक है। एक कौमी चीज जो है उसको प्राइवेट ओनरशिप में दे देना, उसको हम डी नेशनलाइजेशन कहते हैं। ओके, और उसके बाद पीएम अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज द हेड ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत? 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, ठीक है। उसके बाद जिया की डेथ का आपको पता होना चाहिए, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। और ओजरी कैंप ट्रेजेडी कब हुई? ये भी हमने पढ़ी थी कि कब हुई? 10 अप्रैल 1988। और ये 1988 ये हमने चीजें पढ़ी हुई हैं, बट अगेन इनका रिव्यू है, आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो एंड वाली स्लाइड है, इसमें आपको ये सेकंड लास्ट है मेरे ख्याल में। पाकिस्तान री एंट्री इन कॉमनवेल्थ 1989। कॉमनवेल्थ एक होती है कि कुछ कंट्रीज की एक कॉमनवेल्थ बनाते थे कि अपनी स्ट्रेंथ इकोनॉमी स्ट्रांग करने के लिए। तो पाकिस्तान री एंटर हुआ 1989 में। कारगिल क्राइसिस कब आया? 1999 में। और प्रेसिडेंट 10th प्रेसिडेंट मुशर्रफ कब बना? 20 जून 2001। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और फ्राइडे को पूरी हॉलीडे कंसिडर कर लिया गया था जनवरी 1977 में, लेकिन अगेन इसको हाफ हॉलीडे पे कर दिया गया। आपको थोड़ा सा इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए जिन पे अब मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ। वो कौन सी है कि पाकिस्तान का सबसे पहला बैंक कौन सा है? हबीब बैंक है। डिफेंस डे हम कब मनाते हैं? 6 सितंबर को, ठीक है। अब एयरफोर्स डे कब है? 7 सितंबर। नेवी डे कब है? 8 सितंबर। कश्मीर डे कब है? 5 फरवरी, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और न्यूक्लियर पाकिस्तान अटैक कब किया था? 28 मई 1998। ये हमने पहले पढ़ा हुआ भी है। उसके बाद बेसिक डेमोक्रेटिक्स
जो बेसिक डेमोक्रेसी जो अयूब खान के दौर में हुई थी 80,000, ये भी मैंने आपको पढ़ाई थी, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो ऑलमोस्ट मैंने काफी चीजें आपको कराई हुई हैं, और ये दूसरी चीजें जस्ट फॉर वन रीड है, आपको पता होनी चाहिए कि सेनेटर की एज कितनी होती है, पीएम की एज कितनी होती है। और मैंने आपको ये चीजें इसलिए बताई हैं आज के, ताकि आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज आपकी रह न जाए। ओके, और इम्पोर्टेंट चीजें भी मैंने आपको बता दी। Recording stopped. Any question जी?